लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर लोकसभा का चुनाव निष्पक्ष हुआ होता तो बीजेपी को जितनी सीटें आई है उतनी सीटें नहीं आती। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर निशाना साधा है और कहा है कि देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। उनके मन में बीजेपी संघ और मोदी विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे। शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद जिम्मेदारी का पद होता है। मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब कई मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व अटल करते थे। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी के बयान का समर्थन करती है और राहुल गांधी के बयान को तथ्य पर आधारित बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं अमेरिका में, वो बातें तथ्यों पर आधारित है, इसीलिए बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा पर्सन विजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उसे लेकर बीजेपी हमलावर है। कई केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी पे जुबानी हमला कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी एलओपी के पद पे हैं, एक संवैधानिक पद है और विदेश में जाकर इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं बीजेपी के मंच पे हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं और सिख हैं, वो पहुंचे। उन्होंने भी राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि वो देश में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके बयान का मतलब तो यही समझ में आता है, बशर्ते उन्होंने ये उल्टा ये आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में सिख सुरक्षित नहीं थे और 1984 में जो सिखों के खिलाफ हुआ था उसको कोई नहीं भूल पाया है। लिहाजा राहुल गांधी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। केंद्रीय मंत्रियों ने तो यहाँ तक कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया है कि वो चुनाव कंट्रोल था, तो ऐसे में 98-99 सीट जो राहुल गांधी को मिली वो कैसे मिली अगर चुनाव कंट्रोल था तो। केंद्रीय मंत्रियों ने तो यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी अब एक संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन उनके बयान से ये लगता है कि ही इज़ नॉट फिट टू होल्ड दिस पोस्ट, यानी वो इस पद को ग्रहण करने लायक नहीं है। कम से कम संवैधानिक पद पर बैठने के बाद देश की विविधता के बारे में विदेश में जाकर उनको चर्चा करनी चाहिए थी, न कि देश को बदनाम करने की कहानी जाकर विदेश में उनको सुनानी चाहिए। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर आज मेगा नॉमिनेशन हो रहा है और यही कारण है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, तो वहीं पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने होडल से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और वहीं पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला डब वाली सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। बेशक अभी भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बाकी जो रहती सीटें हैं उनको लेके अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से बगावत हो और ऐन आखिरी दिन हो सकता है कि कांग्रेस एक बड़ी लिस्ट निकाले या फिर भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल कल भी इसी तरह ही उम्मीदवारों के जो नामांकन का दिन है वो भी इसी तरह रहेगा और कल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। अजित पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एनसीपी शरद पवार गुट के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल का कहना है। जयंत पाटिल का कहना है कि इस समय अजित पवार बदले बदले से नजर आते हैं। वो पहले स्पष्ट बोलते थे, लेकिन अब वो वही बोलते हैं जो उनके एडवाइजर कहते हैं। उनका कहना है कि अगर उनको बीजेपी अकेले लड़ने के लिए कहेगी तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस पर अजित पवार गुट की तरफ से भी सफाई आई है। अजित पवार गुट का कहना है कि महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर उनकी पॉजिटिव बात चल रही है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में जो बातें हुई सीट शेयरिंग को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव हुई। इस मुलाकात के बाद जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं एनसीपी के सुनील तटकरे बाहर आए। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने भरोसा दिलाया है कि उनको सम्मानजनक सीटें दी जाएगी। लेकिन जानकार कहते हैं कि अजित पवार गुट को महायुति में 50 के करीब सीटें मिल सकती हैं।
तो क्या अजित पवार 50 सीटों पर संतोष करेंगे या फिर अकेले जाएंगे, ये फैसला बाद का है। कैमरामैन के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव कल संभालेंगी राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पदभार। दरअसल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को 3 सितंबर को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उसके बाद 6 दिन बाद तक अपर्णा ने कार्यभार नहीं ग्रहण किया। इसके बाद अपर्णा यादव ने बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जताई है। हालांकि सूत्रों का यह दावा है कि पार्टी आलाकमान ने अपर्णा को दूसरी जिम्मेदारियों का भरोसा जताया है। खास बात यह भी है कि अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है, जिसके बाद अपर्णा ने महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद संभालने की जानकारी साझा की है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाया था और उसके बाद विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी भी की थी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान में एक रेलगाड़ी को फिर से डीरेल करने की कोशिश सामने आई है। दरअसल यह पूरी घटना अजमेर के मांगलियावास इलाके में नजर आई है, जहां पर कि फुलेरा से अहमदाबाद की ओर जा रही मालगाड़ी के ट्रैक पर सीमेंट के 2 बड़े ब्लॉक रख दिए गए। 70 किलो के ये दोनों ब्लॉक थे और मालगाड़ी इसी से टकराते हुए आगे गई। सीमेंट के ब्लॉक जब मालगाड़ी से टकरा कर टूटे तो 1 किलोमीटर की दूरी तक इस ब्लॉक के टुकड़े बिखरे मिले। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान में पिछले 17 दिनों में ये तीसरी बड़ी घटना है जिसमें रेल को डीरेल करने की कोशिश की गई। हालांकि यह पूरी घटना रविवार रात की है और करीब 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है, लेकिन इसके बारे में जो शिकायत या एफआईआर दर्ज कराई गई है वह तफ्तीश के बाद रेलवे पुलिस में सोमवार रात को यानी कि आज तड़के ये पूरा मामला सामने आया है। तो कुल मिलाकर अब रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार रेलगाड़ी को डीरेल करने की इस साजिश के पीछे कौन है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। सुप्रीम कोर्ट ने आर्जिकल हॉस्पिटलों के सभी डॉक्टरों को निर्णय दिया था कि जिस तरह से डॉक्टर हैं, यहाँ पे जो मरीजों की मौत हो रही है, करीब 23 मरीजों की मौत हो चुके हैं और डॉक्टर को आज 5 बजे तक सभी हॉस्पिटल में जाएं और जो रोगी हैं उनको जो यहाँ पे जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है अपने अपने काम पे वापस चले जाए। घड़ी में 4 बज चुके हैं और महज 1 घंटा बचा है, लेकिन सभी डॉक्टर देखिए जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन डॉक्टरों का कहना है कि जब तक इन्हें प्रॉपर न्याय नहीं मिलता है, डॉक्टरों की सुरक्षा की गारंटी नहीं कोई लेता है और जिस तरह से जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलता है। दूसरा, जिस तरह से कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाया नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से देखिए जिस आर्जिकल हॉस्पिटल में इमरजेंसी के सेमिनार में जूनियर डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या किया गया था, वहां से सबूतों से साथ में छेड़खानी किया गया है। यानी पुलिस पे भी कई सवाल निशान उठा रहे हैं और इसी को लेकर लगातार डॉक्टर का विरोध प्रदर्शन का जारी है। जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है, तब तक इनका ऐसे ही पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख डेट लगी थी। 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप लोग 23 तारीख तक यथास्थिति बरकरार रखें, जिसके बाद 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के SC OBC वर्ग के बच्चे केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ पहुँचे और ये यहाँ पर इनकी मांग थी कि केशव प्रसाद मौर्य से इनकी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि इन्होंने 2 तारीख को आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कोई भी वकील नहीं उतारा, कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि जिससे हमारी बात वहाँ रखी जा सके। तो ये खिलवाड़ किस लिए किया जा रहा है, मजाक किस लिए किया जा रहा है, उसको लेकर के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे थे, केशव प्रसाद मौर्य से मिलने की मांग कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इनको यहाँ पर रोक दिया है और उसके बाद इनको बसों में भर के इको गार्डन ले जाया जा रहा है और इनकी एक ही मांग थी कि हमें केशव प्रसाद मौर्य से मिलने दिया जाए। फिलहाल 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को यहाँ केशव प्रसाद मौर्य से मिलने की मांग कर रहे थे, उनको डिटेन करके इको गार्डन भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जिससे सियासत गर्मा गई है, क्योंकि ये लग्जरी कार महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस हादसे का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस हादसे पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि बड़े बाप का बेटा होने के चलते संकेत का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया। यहाँ तक कि शुरुआत में कार का नंबर प्लेट भी बदलने की कोशिश की गई। हालांकि विपक्षी आरोपों को चंद्रशेखर बावनकुले ने सिरे से नकार दिया। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।
जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि भारी तादाद में निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। डाटा पर अगर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर में पहले 2 चरण के विधानसभा चुनाव में 50 सीटों के लिए 45% जो उम्मीदवार है यानी 200 से अधिक वो निर्दलीय है और यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते जो मूल राजनीतिक पार्टियां कश्मीर घाटी की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, वो एक तरह से सट्टे में है। उन्हें लगता है कि ये बीजेपी द्वारा इन निर्दलियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है चुनावी मैदान में उतरने के लिए, ताकि जो वोट है वो डिवाइड हो जाए। अगर जम्मू कश्मीर में ये कुछ सीटें जीत पाते हैं तो आने वाले जो समय में सरकार जम्मू कश्मीर की इन विधानसभा चुनाव के बाद बनेगी, उसमें इसका रोल क्या किंग मेकर की तरह होगा, ये आने वाले समय में ही चुनाव के बाद साफ हो पाएगा। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा की गतिविधियां बढ़ चुकी है और जगह जगह पे बम और रॉकेटों से हमला किया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरह से देखें कि लगातार उग्रवादियों द्वारा हमले किए जा रहे हैं, इसी के प्रतिवाद में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का मांग है कि जिस तरह से यहाँ पे केंद्रीय बलों की तैनाती किया गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे मणिपुर में शांति बहाल नहीं है। लगातार यहाँ की हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय का घेराव कर रहे थे और दूसरी तरफ राजभवन का भी घेराव कर रहे थे। मणिपुर के राजभवन का घेराव के समय में छात्रों ने राजभवन के पास में पत्थरबाजी किए। वहां पे जिस तरह से सीआरपीएफ के जो जवान तैनात थे, इधर उधर भागने लगे और इसमें करीबन 20 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। और लगातार यहाँ पे मैतेई समुदाय की जो महिलाएं हैं वो सड़कों पे उतर चुकी हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हिंसा पे कैसे काबू किया जाए, इसको लेकर सीआरपीएफ के जवान जगह जगह पे वहाँ पे सर्च अभियान चला रहे हैं। जहाँ से गोलाबारी आ रहा है, जहाँ से रॉकेट आ रहा है, वहाँ पे उग्रवादियों की जो लोग हैं उनकी भी तलाश किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से मणिपुर पूरी तरह से अशांत हो चुका है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ियों में पिछले 9 दिनों से सिविल डिफेंस की टीम के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम एक लापता शख्स को खोजने की कोशिश कर रही है। दरअसल 2 भाई अपने घर से 1 सितंबर को निकले थे और यहाँ पर ट्रैकिंग के दौरान दोनों भाई बिछड़ गए। उसमें से एक भाई की डेड बॉडी यहाँ पर चोट लगी सर पे मिली थी और उसके बाद दूसरे भाई का अब तक कोई अता पता नहीं लगा। इसकी तलाश के लिए यहाँ पर ड्रोन की सहायता ली गई, हेलीकॉप्टर की सहायता ली गई है और अभी तक भी उसमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि तमाम तरह के एंगल से पुलिस और जो जांच दल है वह इस पूरे मामले की जांच में लगा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नाहरगढ़ का ये पूरा जंगल जिस तरह से घना जंगल है, उसके चलते रेस्क्यू में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी खोजबीन के बाद भी डीप जंगल में कई जगह तेज बारिश के चलते भी जाया जाना मुश्किल नहीं है। लगातार 24 घंटे अपने काम को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि इन लोगों को इंस्ट्रक्शन भी मिला हुआ है कि किसी तरह से उस शख्स को ढूंढना है जो कि अपने घर से इस घने जंगल में की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए निकला था और अनसुलझे रहस्य भी जिन्हें सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। भारत में सोमवार को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में एम पॉक्स वायरस का ये एक अलग मामला सामने आया है। ये मामला एक अलग मामला है जो जुलाई 2022 से भारत में पहले दर्ज किए गए 30 मामलों के समान है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो वर्तमान में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का हिस्सा नहीं है, जो एम पॉक्स के क्लेड 1 से संबंधित है। आपको ये भी बता दें कि मंत्रालय ने आगे कहा है यह व्यक्ति एक युवा पुरुष है जो हाल ही में एमपॉक्स संक्रमण वाले देश से यात्रा करके आया है। उसे वर्तमान में आइसोलेशन में रखा गया है। व्यक्ति की हालत फिलहाल स्थिर और सामान्य बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने ग्लोबल एमपॉक्स प्रकोप के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी थी, जिसमें सभी अधिकारियों से उचित सावधानी बरतने और एमपॉक्स के लक्षणों और रोकथाम के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया गया है। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी गई है कि ऐसे समय में जो भी एमपॉक्स का नया स्ट्रेन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण WHO को 2 साल में दूसरी बार इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना पड़ा है, उसको लेकर के सरकार जो है वो तमाम तरह के कदम उठा रही है और साथ ही साथ राज्यों को भी सतर्क करने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।
कच्छ में संदिग्ध बीमारी से 2 और मौत के साथ मरने वालों की संख्या 14 हुई। महज 7 दिनों में हुई 14 मौतों से इलाके में दहशत। स्वास्थ्य विभाग ने भेजी विशेष टीम। कच्छ के लखपत तहसील में फैले जानलेवा संदिग्ध संक्रमण से लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वहीं गुजरात सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजकोट से एक स्पेशल डॉक्टरों की जांच टीम लखपत भेजी है। साथ ही आसपास के गाँव में जिले भर के डॉक्टरों को प्रतिनियुक्ति पर मरीजों के इलाज के लिए लखपत भेजा गया है। एक के बाद एक हुई मौतों से इलाके में दहशत का माहौल है। डॉक्टरों की जांच टीम लखपत तहसील में कैंप कर मरने वालों के परिवार के सैंपल के अलावा ज्यादातर बीमार ग्रामीणों के सैंपल की भी जांच कर रही है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक हर रोज दिन में बुखार के 80 से 100 मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। लखपत तहसील के बेखड़ा, सादरो, मोरनगर, मेडी, भारावार, वालावारी, लाखापार इन सभी गाँव में पिछले 7 दिनों में संदिग्ध बीमारी के चलते 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कई इस बीमारी के चपेट में है। ऐसे में स्थानिकों ने जिला प्रशासन से इस मामले में ज्यादा ध्यान देने की अपील की है। कैमरामैन फाद साथ वीरेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। सोयाबीन समेत मक्का, कपास और गेहूं के समर्थन मूल्य बढ़ाने और सोयाबीन की खरीदी में देरी के चलते मध्य प्रदेश के तमाम जो मुख्यालय हैं उन पर किसान जो है ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इसे कांग्रेस समर्थन कर रही है और कांग्रेस इसे न्याय यात्रा का नाम दे रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद मंदसौर पहुंचकर किसान जो न्याय यात्रा इसकी शुरुआत उन्होंने की है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अलग अलग मुख्यालयों पर भी किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि सरकार सोयाबीन के दाम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल करे, साथ में मक्का के दाम 2,500 रुपये, कपास के दाम 10,000 रुपये और गेहूं के दाम 3,500 रुपये प्रति क्विंटल किए जाएं। सरकार की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। कृषि मंत्री की बात की जाए तो उनका कहना है कि किसानों की हितैषी सरकार है और किसानों के हित में ही काम करेगी, चाहे वो समर्थन मूल्य की बात की जाए, उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही थी, जो वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि चाहे वो सोयाबीन की बात की या बाकी फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए जाएंगे, लेकिन ऐसा वादा पूरा नहीं किया गया। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। समाजवादी पार्टी के भदोई से विधायक जाहिद बेग के आवास पर उनके घर में काम करने वाली घरेलू नौकरानी का शव मिला है। बताया गया है कि युवती ने फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली है। मृतक लड़की कई सालों से सपा विधायक जाहिद बेग के घर पर काम कर रही थी। उसका परिवार मामदेव इलाके में काशीराम आवास में रहता था और ये लड़की मलिकाना मोहल्ले में विधायक के घर के 2nd फ्लोर पर बने एक कमरे में रहती थी। उसी कमरे में उसका शव पंखे से लटकता हुआ मिला था। लड़की के शव का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने बताया कि ये लड़की पिछले 8 साल से उनके घर में काम कर रही थी। घर की ऊपरी मंजिल पर बने स्टोर रूम में उसे रहने के लिए जगह दी गई थी। सुबह जब दूसरी नौकरानी उसे जगाने गई तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो जाएगा। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। फ्रेश फलों के जूस के नाम पर आपकी सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ होता है, मैं जरा जयपुर में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जयपुर का मानसरोवर इलाका है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है फ्रेश जूस पीने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये देखिए बिल है, काट के रखा हुआ है। कितना महीना हो गया होगा इसे लाकर यहाँ रखे, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि न तारीख है न कुछ है, बस डीप फ्रीजर में रख दिया गया है। और जब भी कोई ग्राहक डिमांड करता है यहाँ से उसे फ्रेश जूस के नाम पर, फ्रेश बिल के जूस के नाम पर इसे पिला दिया जाता है। यहाँ पर ये सभी चीज़ ऐसी ही आपको मिलेगी, कोई तारीख नहीं है, कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है, कब बना था, क्या माहौल आपको लग रहा है फ्रेश जूस का? ये माहौल शॉप का माहौल है ये आप भी देख सकते हैं कि फ्रेश जूस का नहीं है। टोकरियाँ आप देखें कितनी गंदी है, अनहाइजीनिक कंडीशन है। आप अंदर घुसे होंगे तो आपको नाक बंद करनी पड़ी होगी। कलर मिलाए जा रहे हैं, फ्रोज़न डेजर्ट जिसमें पाम ऑयल है, इसमें आपके हेल्थ के न्यूट्रिशन वैल्यू ही नहीं है। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली एक आम मानव समाज है उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। क्या माहौल, किस माहौल में ये पूरा फ्रेश जूस सेंटर चल रहा था? कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।